आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। नमस्कार। रेडियो डॉक्टर के आज के अंक के साथ आपकी दोस्त शालिनी मित्तल स्वीकार करिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, रेडियो डॉक्टर में आज का अंक फिर विशेष जैसे हर बार होता है और उम्मीद है हमारे सारे श्रोता हमारे साथ अब तक जुड़ गए होंगे। 3 बज गया है और 3 बजे बिल्कुल ये समय आपको अब याद रहता है। जुड़ना होता है FM रेनबो के साथ, क्योंकि आपका जो पसंदीदा कार्यक्रम है रेडियो डॉक्टर वो आपके साथ होता है 4 बजे तक। तो आप सब आ गए हैं, हमें उम्मीद है। नहीं आए हैं तो फटाफट आ जाइए, क्योंकि कार्यक्रम शुरू हो गया है। हमारे विशेषज्ञ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर SK रसानिया, आप डायरेक्टर हैं, प्रोफेसर हैं कम्युनिटी मेडिसिन में, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली में। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी के स्टूडियो में आपका। धन्यवाद शालिनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और सभी श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार जी। और आज का जो हमारा विषय है हम आपको बता दें, बहुत खास विषय इसलिए क्योंकि आज है राष्ट्रीय डेंगू दिवस। तो आज का हमारा रेडियो डॉक्टर भी केंद्रित होगा डेंगू पर, स्पेशल ऑन नेशनल डेंगू डे। तो डेंगू एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में हमारे श्रोता जानते तो हैं, मच्छरों से जनित ये बीमारी होती है, लेकिन इसके बारे में बहुत सारी भ्रांतियां भी हैं, बहुत सारी जिज्ञासा भी आपके मन में जरूर होगी कि अगर ये हो जाती है तो किस तरह से, कब हमें डॉक्टर के पास जाना है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष लोगों को डेंगू के प्रति जागरूक करने के लिए 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है। इसके बारे में और जानकारी हम डॉक्टर साहब से लेते हैं। डॉक्टर साहब, बताएं हमें कि ये डेंगू दिवस का जो अवेयरनेस हम करते हैं इस दिन, ये क्यों आवश्यक है? शालिनी जी, जैसा आपने बताया कि प्रतिवर्ष यह दिवस मनाया जाता है, नेशनल डेंगू डे। इस बार की थीम है डेंगू प्रिवेंशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ए सेफ टुमारो, दैट इज डेंगू की रोकथाम सुरक्षित कल के लिए हमारी जिम्मेदारी। ये इसलिए क्योंकि ये जो मौसम है, इस समय जो मौसम चल रहा है, इस मौसम के बाद में बरसात के बाद में ये डेंगू से रिलेटेड सब बीमारियां काफी कॉमन होती हैं। तो लोगों को इसके विषय में जागरूक करना, लोगों को इसके बारे में बताना कि डेंगू किस तरह फैलता है, क्योंकि जब तक हम इसके बारे में जानकारी होगी तभी हम इससे बचाव अपना कर पाएंगे। लोगों को इसके बारे में जागृत करना, लोगों को इसके बारे में अवेयर करना, यही इसका मुख्य उद्देश्य है। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम शुरू तो हो चुका है, लेकिन आगे बढ़ूं, मैं ये जानना चाहूंगी इसको डेंगू बोलते हैं कि डेंगी बोलते हैं, क्योंकि पूरे कार्यक्रम में मैं गलत ना बोलती रहूं। वही है कि हिंदी बोलो अंग्रेजी बोलो, बात है कि डेंगू और डेंगू एक ही चीज है। डेंगू बोलो या डेंगी बोलो, गलत तो नहीं है दोनों, गलत कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ, इंग्लिश में अगर आप उसको बोलेंगे तो डेंगू कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग हिंदी में डेंगू है, तो डेंगू या डेंगू बात एक ही है। चलिए, तो डेंगू डेंगी दोनों नामों से आप इसको जानते हैं, लेकिन प्रश्न वही है। अगर आप डेंगू या डेंगी से संबंधित कोई भी प्रश्न डॉक्टर साहब से करना चाहते हैं तो हमारे साथ सीधे जुड़िए। फोन लाइंस खुल चुकी हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 01123421080 और दूसरा नंबर है 23421084। साथ ही साथ आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भी प्रश्न कर सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं। नोट कर लीजिए हमारा व्हाट्सएप नंबर 9868107070। आज हम डेंगू विषय पर बात कर रहे हैं। आज है राष्ट्रीय डेंगू दिवस और हमारे साथ डॉक्टर SK रसानिया, डायरेक्टर एंड प्रोफेसर कम्युनिटी मेडिसिन, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली, ये हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। तो डॉक्टर साहब, हमें एक श्रोता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं, पहले इनका प्रश्न सुन लेते हैं। हेलो। हाँ, शालिनी मैम को शालीनता से ही नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर साहब को प्रणाम। नमस्कार। मैं राजेंद्र बोल रहा हूँ करमपुरा से सर। जी, अपना प्रश्न करें आप। हाँ जी, यहाँ करमपुरा बिल्कुल नियरेस्ट पंजाबी बाग के पास है, गंदा नाला भी बहता है। यहाँ मच्छर बहुत ही ज्यादा होते हैं, एक तरीके से कह लो कुंभ का मेला मच्छरों का लगा रहता है। तो अब मैं जानना ये चाहता हूँ कि इसकी वजह क्या होती है जो हिंदुस्तान में इतने मच्छर होते हैं, और इसका कोई घरेलू उपाय बताए, बड़ी मेहरबानी होगी, खासतौर से जो डेंगू। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि इतने मच्छर कैसे पनपते हैं डेंगू की। राजेंद्र जी, आपका प्रश्न बड़ा पेक्यूलियर है। ये जितने भी मच्छर हैं बेसिकली पैदा हो रहे हैं जहां हमारे आसपास का वातावरण कैसा है उसके हिसाब से। अगर आपके आसपास का वातावरण अच्छा नहीं, गंदगी बहुत ज्यादा है, जहां पर कूड़ा करकट बहुत इकट्ठा हो रहा है, जहां पर बरसात का पानी इकट्ठा हो जाएगा या जहां कहीं पानी स्टेग्नेशन होगा, तो वहां पर मच्छर पैदा होंगे, क्योंकि मच्छर जो है पानी में पैदा होते हैं। तो जहां भी कहीं मच्छर पैदा होने के लक्षण या कारण मौजूद होंगे
तो वहाँ मच्छर होगा। और जहाँ यदि जनता भी जागरूक होगी, अगर आसपास कहीं आपके मच्छर अगर कहीं पैदा होते देखें, अगर आप उन्हें खुद ही उस जगह को खत्म कर दें तो वहाँ मच्छर नहीं होंगे, ठीक है। और कहीं जनता अगर जागरूक होगी ये देखने के लिए किस तरह मच्छरों का अपने आप हम समाप्त कर सकें, या हम सरकारी तंत्र का उपयोग करके अपने आसपास के मच्छरों को समाप्त करा सकें। तो यही वजह है कि कुछ इलाकों में मच्छरों की बहुत ज्यादा तादाद है, कुछ जगह बहुत कम है और कुछ जगह ना के बराबर है। जी। और एक और प्रश्न डॉक्टर साहब इन्होंने किया था कि कोई घरेलू उपाय है क्या इसको ठीक करने का? मच्छर, देखिए मच्छर अगर पैदा हो रहे हैं कहीं भी तो उसमें कहीं ना कहीं हमारा खुद, स्पेशली जो डेंगी मच्छर है, डेंगी जो हम बोलते हैं एडीज मॉस्किटो, डेंगी जो होता है एडीज मॉस्किटो के कारण होता है। और एडीज मॉस्किटो जो पैदा होता है हमारे घर और घर के आसपास के वातावरण में पैदा होता है। जहां भी कहीं अगर पानी इकट्ठा होगा किसी भी जगह, अगर सिर्फ 1 चम्मच पानी भी यदि कहीं अगर कहीं इकट्ठा है, उसमें अगर बरसात का पानी है, कहीं कोई पानी अगर इकट्ठा है तो बरसात या बरसात के दौरान में उस पानी में मच्छर पैदा हो जाएगा। तो कहीं भी अगर आपके अगर घर में कहीं मच्छर पैदा हो रहे हैं, मच्छर आपको लग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके और आपके घर के आसपास कहीं मच्छर पैदा हो रहे हैं, तो देखिए कहाँ पैदा हो रहे हैं। जहां पे अगर पैदा हो रहे हैं तो उस जगह जहां पानी स्टेग्नेशन अगर कहीं हो रहा है, पानी अगर इकट्ठा है कहीं भी है, तो उस जगह को आप सूखा कर दें। जी। तो इसका उपाय यही है कि हम लोग मच्छरों को खत्म करना बस। है। जी। और मच्छर होते हैं पानी जमाव पे। तो पानी कहीं भी जमा हो तो वहां पर हम कोशिश करें कि ऐसा सफाई करें। स्पेशली ये जो बरसात का समय है, बरसात का समय तो मच्छर पैदा होने के लिए बहुत ही एटमॉस्फेयर है मच्छर पैदा होने के लिए। क्यों? क्योंकि उनको जो तापमान चाहिए, जो आर्द्रता चाहिए, ह्यूमिडिटी जो एटमॉस्फेयर में चाहिए, वो सब बरसात में उपलब्ध होती है मच्छरों के लिए। तो वो एक ऐसी चीज है कि जिसमें मच्छर बड़े आराम से पैदा होते हैं। तो ये आप देखें कि घर के अंदर, घर के बाहर, घर के आसपास कहीं भी आपके घर पे अगर छत पे चले जाएं, कहीं अगर जैसे कहीं अगर बाहर कहीं खुले में जा रहे हैं, कहीं कोई टूटा हुआ कप है, टूटा हुआ कोई गमला पड़ा हुआ है, अगर उसमें कहीं जरा सा ही पानी इकट्ठा है, आप देखेंगे उसके अंदर पानी में बरसात या बरसात के टाइम में बाद में उसमें कहीं ना कहीं छोटे छोटे लार्वा उसमें पैदा होंगे। तो यदि आपको कहीं भी ऐसा कोई जगह दिखती है जहां पानी जरा सा भी इकट्ठा है, इवन जो आपके पेड़ हैं, पेड़ के अंदर कहीं खोख बनी हुई है, कहीं पानी या इकट्ठा हो सकता है उसके अंदर, या कहीं बाहर कोई टूटा हुआ जूता, टायर, फटा हुआ टायर, कुछ भी, इवन घर के अंदर अगर आप देखें, घर के अंदर कहीं मनी प्लांट आपने लगा रखा है जहां आपकी पानी आप जिसमें पानी आप इकट्ठा करते हैं। और एक और बड़ी कॉमन चीज है जहां पर मच्छर पैदा होते हैं, आपको सुनकर आश्चर्य होगा, जो आजकल आपके फ्रिज जो आते हैं, फ्रिज के पीछे की जो ट्रे होती है जिसमें कि फ्रॉस्ट फ्री फ्रिज जिसे आप बोलते हैं, जिसमें सारा पानी इकट्ठा हो जाता है, पीछे उसके कंप्रेसर के पीछे पानी इकट्ठा हो जाता है, वो एक बड़ा ही फेवरेबल एटमॉस्फेयर है मच्छर पैदा होने के लिए। जो आपके घर के कूलर है उसमें पानी इकट्ठा हो जाता है, आप यदि फ्रिज के पीछे की ट्रे को निकाल के बाहर देखें, उसके अंदर देखेंगे तो आपको उसमें मच्छर के लार्वा नजर आ सकते हैं। अच्छा, तो उसकी भी सफाई करना बहुत जरूरी है। उसकी रेगुलर सफाई, हफ्ते में रेगुलरली उसकी भी सफाई करें तो सारा पानी उसमें हटाते रहें, इसमें ये चीज बहुत जरूरी, ध्यान रखिए। जी, बहुत काम की बात है। डॉक्टर साहब, हमारे एक और श्रोता फोन लाइन पर। हेलो। जी हेलो जी, अपना नाम बताएं और अपना प्रश्न करें डॉक्टर साहब से। सबको पहले मेरा नमस्कार आपको। जी, नमस्कार आपको। मैं जम्मू एंड कश्मीर से बोल रहा हूँ, राजेश कुमार। और हमारा डॉक्टर साहब से ये क्वेश्चन है कि जो दिन वाला मच्छर काटने से डेंगू होता है या रात वाला मच्छर काटने से डेंगू होता है? जी राजेश जी, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। देखिए राजेश जी, एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, जो डेंगी मॉस्किटो है इसकी खास इसका जो वो है जो दिन में ये मच्छर काटता है, उसको डे बाइटर बोलते हैं। डे बाइटर इन द सेंस कि जिस वक्त ये दिन होता है, दिन के समय मच्छर काटता है, रात के समय आराम करता है। और इसीलिए अगर आप देखें डेंगी वाला मच्छर या मलेरिया वाला मच्छर जो है, उन दोनों में कौन सा ज्यादा खतरनाक है? वो दिन का मच्छर खतरनाक है। डेंगी मच्छर ज्यादा खतरनाक होता है क्योंकि दिन में काटता है। दिन में आप जो है कभी मच्छरदानी लगा के बाहर नहीं घूमते हैं। दूसरा, बरसात या रेनी सीजन के दौरान में आपको ह्यूमिडिटी बहुत होती है, आप पूरी बाजू के कपड़े पहनते नहीं, आप हाफ शर्ट या हाफ पैंट इस तरह के उसमें घूमते हैं। तो जितने भी आपके शरीर के एक्सपोज्ड पार्ट हैं, तो वहां पर ये मच्छर आराम से काट दो। दूसरा, ये घर के अंदर अंधेरे में रहता है ये, तो कहीं भी आप अंधेरे में कोने में कहीं अगर बैठे होंगे तो वहां पर ही मच्छर काटता है। और दूसरा, एक और इस मच्छर की खासियत यह है कि जब आप दिन में मच्छर काटता है इसको, तो जो काटता है तो उसका थोड़ा पेनफुल होता है, इसका बाइट जो होता है। तो जैसे ही मच्छर काटेगा आप उसको उड़ा देंगे, तो इसका पेट एक बार के काटने से इसका पेट नहीं भरता है। एक बार के व्यक्ति का खून चूस के इसका पेट नहीं भरता। जैसे रात में अगर जैसे जो रात वाले के मच्छर होते हैं, वो किसी अब व्यक्ति सो रहा है, सोते समय मच्छर काट रहा है, काटने का तो पूरा एक तरफ होके वो अपना हट जाता है मच्छर, रात वाला जो मच्छर होता है। मगर जो दिन वाला मच्छर होता है, कम से कम 15-20 लोगों को काटने के बाद में उसका पेट भरता है, मतलब वो फैलाता जाता है, तो वो इन्फेक्शन फैलाता है। इसलिए डेंगू का कभी भी आउटब्रेक होता है तो इसलिए वो काफी लार्ज स्केल पर होता है,
इसलिए जो डे बाइटर मॉस्किटो, ये डेंगी मॉस्किटो, इसलिए थोड़ा ज्यादा पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा खतरनाक मानते हैं हम लोग जी। और आपने बताया कि ये बहुत तेजी से फैलता है, अगर इसीलिए एक आउटब्रेक की तरह होता है, और इसीलिए अवेयरनेस की जरूरत है। इसलिए लोगों को इस बारे में जानकारी जरूरी है कि दिन के टाइम में अपने शरीर को पूरा ढक के रखें, ढक के इन द सेंस कि पूरी बाजू के कपड़े पहने, और हो सके तो रिपेलेंट क्रीम वगैरह, जो भी क्रीम वगैरह होती है, जिसमें मच्छर वाली क्रीम होती है, वो लगाएं। यदि बच्चे अगर दिन में सोते हैं तो उसको दिन में भी मॉस्किटो नेट के अंदर मच्छरदानी में बच्चों को सुलाएं, ये बहुत जरूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने कुछ तो बताया कि ये सुबह काटता है, दिन में काटता है, इसको कुछ पहचान भी सकते हैं क्या देख के? हाँ, ये बहुत जरूरी। इसको डेंगी मॉस्किटो को टाइगर मॉस्किटो बोलते हैं। एक चीज खास ये है कि एक तो ये जो 3 मच्छर अगर आप देखें, डेंगी का मच्छर होता है एडीज मॉस्किटो, मलेरिया का मच्छर होता है एनोफिलीज मॉस्किटो, और जो दूसरा एक तीसरा मच्छर जो हिंदुस्तान में काफी पाया जाता है वो होता है क्यूलेक्स मॉस्किटो। तीनों मॉस्किटो को पहचानने का बड़ा आसान वो है कि जो डेंगी वाला मच्छर होता है, दिन वाला मच्छर होता है, तो थोड़ा डार्क कलर का होता है। दूसरा, इसके पैरों पे स्ट्राइप्स होते हैं, व्हाइट, सफेद और काले रंग की धारियां होती हैं, इसलिए इसको टाइगर मॉस्किटो ही बोलते हैं। तो इसलिए एक तो दिन के समय आप उसको दिखेगा नहीं, क्योंकि काला होता है, अंधेरे में वैसे भी नहीं दिखेगा। यदि आप उसको मारेंगे तो मार के यदि आप उसको ध्यान से अगर आप उसको देखें तो इसके पैरों पे इसके सफेद और काले रंग की धारियां सी होती हैं, इसलिए इसको टाइगर मॉस्किटो बोलते हैं। तो इसलिए ध्यान रखिए कि डे बाइटर मॉस्किटो, एडीज मॉस्किटो, इसलिए इसको टाइगर मॉस्किटो ही बोलते हैं। ये आराम से पहचाना जा सकता है जी। एक और श्रोता है फोन लाइन पर। हेलो जी, नमस्कार जी। नमस्ते। मैं लखनऊ से राजा बात कर रहा हूँ जी। राजा जी, प्रश्न करें डॉक्टर साहब से। जी, मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहूंगा, जैसे डॉक्टर साहब, किसी को डेंगू जब हो जाता है तो काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो डेंगू होने के बाद खास करके हमको किन बातों का ये ध्यान रखना है कि ज्यादा जो है ये बीमारी आगे न बढ़ने पाए और कंट्रोल में रहे, ये जानना चाहते हैं। राजा जी नमस्कार। एक चीज ये तो मुझे मालूम पड़ेगा कि शालिनी जी बहुत ही प्रसिद्ध हैं, क्योंकि इनको ये प्रसिद्धि का मुझे, क्योंकि मैं भी रेगुलरली ये प्रोग्राम सुनता रहता हूं, और उसमें मुझे मालूम पड़ता है शालिनी जी वाकई में काफी प्रसिद्ध हैं, लोगों में इनका काफी पहुंच है। थैंक यू सर। और दूसरा, आपने एक प्रश्न पूछा कि ये जो डेंगी के बारे में यदि हो जाए तो कैसे इसको क्या करें। तो पहले तो मैं इस बारे में राजा जी मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ कि डेंगी के लक्षण क्या है। थोड़ा ये जानना जरूरी है। मेरे ख्याल से अधिकतर लोग जानते होंगे डेंगी के लक्षण क्या है, कि एक तो बहुत तेज बुखार आएगा, और साथ में सर के आगे वाले हिस्से में काफी दर्द होगा, और दूसरा एक सबसे बड़ी चीज जो डेंगी के फीवर में खास होता है कि जब आप अपनी आंखों को घुमाएंगे, आंखों को घुमाने पे आपको आंखों के पीछे दर्द महसूस होगा, इसको बोलते हैं रेट्रोऑर्बिटल पेन। ये बड़ा पिक्यूलियर चीज होती है डेंगी वाले उसमें फीवर में। तो ये जब कभी, और स्पेशली जब आंख वगैरह घुमाएंगे तो उसमें आपको दर्द का एहसास थोड़ा ज्यादा होगा। ये बड़ी कॉमन और पिक्यूलियर फीचर है। और साथ साथ में इसके पूरे शरीर में, मांसपेशियों में, जोड़ों में बहुत दर्द होगा, इसलिए इसको हड्डी तोड़ बुखार भी बोलते हैं, ब्रेक बोन फीवर इसलिए बोलते हैं। और धीरे धीरे इसमें फिर आपका स्वाद भी थोड़ा चला जाएगा, भूख भी नहीं लगेगी, ये सब चीजें इसकी काफी चीज होती हैं। धीरे धीरे इसमें यूजुअली ये 5-7 दिन तक ये अवस्था रहती है। यदि ये फीवर अगर आप इसको किस तरह कंट्रोल कर लेते हैं और फीवर इसको आगे बढ़ने नहीं देते हैं तो उसके बाद में यदि सही हो जाए तो ठीक है, अन्यथा क्या होता है कि फिर लगातार उल्टी आना, उल्टी के साथ में कभी कभी ब्लड भी आ सकता है, खून में खून की उल्टी भी आ सकती है, मुंह से या नाक से भी खून आ सकता है, जो आपके गम्स हैं, मसूड़े हैं, वहां से भी खून आ सकता है। शरीर के ऊपर थोड़ा रैशेज आ जाते हैं एक स्टेज के बाद में, शरीर पे जैसे खसरे के जैसे रैशेज होते हैं उस तरह के रैशेज शरीर के ऊपर वाले हिस्से में थोड़ा सा आ सकते हैं, और बड़ी बेचैनी रहती है। और जब वो स्टेज थोड़ा ज्यादा बढ़ जाती है तो धीरे धीरे वो लक्षण है कि शरीर में कहीं ना कहीं हेमरेज हो रहा है। तो उसको पहली स्टेज होती है डेंगू फीवर की, दूसरी स्टेज होती है डेंगी हेमरेजिक फीवर की, DHF बोलते हैं इसे हम। और यदि वो स्टेज अगर जो पेशेंट को अगर थोड़ा सावधानी ना बरते तो वही धीरे धीरे वो शॉक वाली स्टेज में पहुंच जाता है, जिसमें कि शरीर में से शॉक के सारे फीचर्स होते हैं। आपकी पल्स काफी कम हो जाती है, आपको सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, ड्राई मुंह, आपका मुंह सूख जाता है, और ये सब चीजें लक्षण पैदा होते हैं। डेंगू शॉक सिंड्रोम उसे हम बोलते हैं। तो ये डिफरेंट स्टेजेस हैं। तो अपने आप को ध्यान रखें कब आपको डॉक्टरी सलाह लेनी है, ये बहुत जरूरी है कि ये थोड़ा जानकारी आपको हमेशा होनी चाहिए। जी, ये हमें आपने काफी विस्तार से डॉक्टर साहब लक्षण बताए, लेकिन कुछ लक्षण इसमें मैं जब सुन रही थी तो मुझे लग रहा था कि कुछ ऐसे लक्षण चिकनगुनिया में भी होते हैं, जो आंखों में दर्द होना और हड्डी या पसलियों में दर्द होना। तो मच्छरों से फैलने वाली और कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं, जैसे चिकनगुनिया है, मलेरिया, तो इनके बारे में थोड़ा सा बताइए। आपने अच्छी चीज बताई कि जो यही जो लक्षण होते हैं ये उसमें भी होते हैं चिकनगुनिया। मगर चिकनगुनिया बस एक चीज है, चिकनगुनिया हड्डी और जोड़ों में इतना ज्यादा दर्द होता है कि मतलब मरीज को उसमें उठा भी नहीं जाता है। तो वो जो
बिल्कुल हड्डी जैसे तोड़ना, जैसे बोलते हैं हड्डी तोड़, वाकई में हड्डी तोड़ टाइप की जो स्टेज आ जाती है, वो चिकनगुनिया में काफी कॉमन होती है। मलेरिया अच्छा, आपने बोला दूसरा प्रश्न था आपका कि जो मच्छरों से पैदा होने वाली और कौन सी है। तो एक तो डेंगी वाला मच्छर होता है एडीज मॉस्किटो, उससे आपकी मेन तो 2 बीमारी हो गई आपकी, ये आपका एडीज हो गया, सॉरी डेंगी हो गया और चिकनगुनिया हो गया, 2 चीजें हो गई। अब बाकी जो मलेरिया वगैरह है वो आपका एनाफ्लिस से मॉस्किटो से मलेरिया भी होता है, फिर कुछ वेस्ट नाइल फीवर, कई सारी और बीमारी जो दूसरे हमारे यहाँ पर होती है, फाइलेरिया है, ये सब चीजें, ये बीमारी भी होती हैं मच्छरों से पैदा होने वाली। जी। तो इनके बारे में हम किसी और कार्यक्रम में बात करेंगे, क्योंकि आज हमारे पास डेंगू के बारे में बात करने के लिए बहुत कुछ है, और हमारे श्रोता जो है हमें मैसेज कर रहे हैं, फोन भी कर रहे हैं, तो आप यूं ही लगातार करते रहिए, आपको जरूर हम शामिल करेंगे कार्यक्रम में। आप हमें फोन करिए 23421080, 23421084 पर, व्हाट्सएप करिए 9868107070 पर। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर, और मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहती हूँ कि हमारे जो डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर एस.के. रसानिया, बहुत अच्छे सिंगर हैं, और बहुत गाने और शायद आपकी रिकॉर्डिंग्स भी मैंने सुनी हैं, और आज उम्मीद है कि मैं यहाँ पर लाइव भी कुछ आपसे गवा पाऊंगी, अगर मैं सक्सेसफुल हो गई तो। मैं आपसे गुजारिश कर रही हूँ डॉक्टर साहब, थोड़ा सा कुछ सुना दीजिएगा, चलते चलते हमारे श्रोता भी सुनना चाहेंगे। तो डॉक्टर साहब, हमारे श्रोताओं ने बहुत सारे मैसेजेस भी भेजे हैं। चाणक्य चौक से, गाजियाबाद से मनोहर लाल गांधी लिख रहे हैं कि डेंगू बुखार तेजी से चढ़ता है फिर उतरता है, और ये सिलसिला कितने दिनों तक रहता है, प्लीज बताएं। डेंगू कितने प्रकार का होता है, क्या हम डॉक्टर की सलाह के बिना मेडिकल स्टोर से दवाई ले सकते हैं, ये सही रहेगा कि नहीं, प्लीज बताएं। ठीक है शालिनी जी, आपने जो प्रश्न पूछा उसमें कुछ प्रश्न का जवाब तो मैं ऑलरेडी दे चुका हूं। डेंगी कितने प्रकार का होता है, अगर शुरुआती स्टेज में उसको बोलते हैं डेंगी फीवर, जिसको हम बोलते हैं साधारण जो वायरल फीवर की तरह से, जिसमें पूरे शरीर में पूरा फीवर होना, बुखार होना, हड्डियों में दर्द, जी मिचलाना और पूरे जोड़ों में दर्द, ये डेंगी फीवर। और यदि वो डेंगी फीवर का थोड़ा और अग्रणी रूप हो जाए तो डेंगी हेमरेजिक फीवर, जिसमें कि काफी कुछ चकत्ते शरीर में पड़ जाना और धीरे धीरे, और फिर उसका भी शॉक सिंड्रोम, वो 3rd स्टेज होती है, वो मैंने आपको पिछले उसमें बता दिया। फिर आपने बोला कि जो क्या डॉक्टर की सलाह के बिना कोई दवा ले सकते हैं कि नहीं। देखिए, सबसे पहली चीज है कि कभी भी यदि आपको लग रहा है वायरल फीवर है, आपको लग रहा है कि डेंगी फीवर हुआ है, तो उसमें सबसे ज्यादा कुछ एक चीजें आवश्यक हैं कि कभी, क्योंकि बुखार काफी तेज होता है, तो बुखार को कम करने के लिए अपनी कोल्ड स्पॉन्जिंग, जिसे बोलते हैं कि अपने माथे पे ठंडे पानी की पट्टी रखना, ये शरीर को थोड़ा ठंडे पानी की पट्टियां रखना, ये सब चीजें जरूरी हैं। और यदि बुखार हो रहा है तो दिन में पैरासीटामोल, सिर्फ जो बुखार उतारने के लिए आप ले सकते हैं, दिन में 3-4 गोलियां ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मगर यदि 3-4 ये आप दिन में 3-4 बार, मतलब उद्देश्य ये है कि बुखार ज्यादा आपके 2-3 दिन से ज्यादा ना रहे, तो सिर्फ पैरासिटामोल गोली आप ले सकते हैं, प्लस पानी लगातार लेते रहें, खाना कम ना करें, ये चीजें, वरना तो शरीर में कमजोरी आ जाएगी। मगर यदि आपको लग रहा है कि आपका बुखार कम नहीं हो रहा है, प्लस आपके शरीर में कहीं चकत्ते पड़ने शुरू हो गए हैं, या आपको खून की उल्टी या लगातार कुछ उल्टी आ रही है, या पेट में दर्द हो रहा है, पेट फूल रहा है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, या मितली बहुत ज्यादा, नोजिया वॉमिटिंग बहुत ज्यादा हो रहा है, सीने में कहीं आपको लग रहा है थोड़ा जकड़न टाइप की महसूस हो रहा है, मुंह सूख रहा है बहुत ज्यादा, ये सब चीजें हो रही हैं, तो तब आपको डॉक्टरी सलाह तुरंत लेनी चाहिए। और तब अच्छा, इसमें एक और चीज है कि डेंगी फीवर में जब फीवर नॉर्मल आ जाता है तो उसके बाद में सेकंड पीक शुरू होता है फीवर का, वो थोड़ा डेंजर सिग्नल होता है, क्योंकि वो जो सेकंड पीक जो शुरू हुआ उसमें कई दफे डेंगी हेमरेजिक फीवर, डेंगू शॉक सिंड्रोम वाले फीचर शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए डेंगी फीवर कम होने के बाद भी कुछ दिन थोड़ा सावधानी बरतें, ये थोड़ा आवश्यक है। ऐसा नहीं कि अगर 3-4 दिन फीवर के बाद अगर फीवर रुक गया और अगर आपको लग रहा है सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं है, मगर यदि फिर दोबारा से यदि टेम्परेचर बढ़ता है, या आपको धड़कनें तेज होने लगती हैं, या आपको मुंह सूख रहा है, कहीं वॉमिटिंग शुरू हो जाती हैं, या कहीं मुंह से कहीं खून आने लगे, या मसलों में से कहीं खून आने लगे, नाक में से कहीं खून आने लगे, तो ये थोड़ा लक्षण है जिसमें आपको तुरंत डॉक्टर सलाह लेनी चाहिए। जी। और डॉक्टर साहब, ऐसे भी सुना है कि इसमें प्लेटलेट्स डाउन हो जाते हैं, और कभी कभी खून भी चढ़ाना पड़ता है, प्लेटलेट्स ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है। देखिए, आजकल वैसे जनता बहुत जागरूक हो चुकी है ऑलरेडी, उसमें यह कि जरा सा उनको लगता है कि उनको डाउट है तो खुद ही अपने आप जाके लैब में टेस्ट करा लेते हैं। प्लेटलेट काउंट उनका पहली चीज होती है, प्लेटलेट काउंट देखना। उनको लगता है कि अरे यूजुअली 1 लाख से ऊपर यदि प्लेटलेट है तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और
1 लाख से 4.5 लाख तक प्लेटलेट कोई दिक्कत नहीं है, उसमें नॉर्मल है वो, ठीक है। मगर 1 लाख से अगर नीचे होना शुरू होता है तो लोगों की धड़कनें बढ़ जाती हैं। मगर इसमें भी है कि यदि आपके प्लेटलेट अगर काउंट कम हो रहे हैं 20,000 या उससे नीचे भी जा रहे हैं तो डॉक्टर की सलाह जरूर लें, डॉक्टर के पास जाएं। तो डॉक्टर अगर चाहेंगे तो उसमें यदि अगर शरीर में कहीं खून की कमी हो रही है या प्लेटलेट और भी कम हो रहे हैं तो डॉक्टरी सलाह पर डॉक्टर अपने आप उसको देख के, फिर मरीज को देख के डॉक्टर अपने आप इलाज करेंगे अस्पताल के अंदर। अपने आप से कोई इलाज ना करें, उसके लिए थोड़ा ध्यान रखिए, ठीक है। तो मुझे जहां तक समझ में आई डॉक्टर साहब आपकी बात कि बुखार को कम करने के लिए आप दवाई लेते रहें, पर जरा सा भी आपको लगता है कि 4-5 दिन से ऊपर हो गया है तो डॉक्टर के पास जरूर जाएं। जी, हमारे पास ये एक प्रश्न आया है, नाम नहीं लिखा है इन्होंने अपने श्रोता ने, लेकिन लिखा है कि किस एज ग्रुप में डेंगू ज्यादा होता है? ऐसा कोई एज ग्रुप होता है क्या डॉक्टर साहब? देखिए, सभी इस एज ग्रुप में ये होता है, कोई उसमें सभी एज ग्रुप पर दोनों में, मर्द और पुरुष, स्त्री या पुरुष दोनों में हो सकता है डेंगू, उसमें कोई ऐसा कुछ नहीं। मगर हाँ, बच्चों में थोड़ा सा ये इसका थोड़ा विकरालता थोड़ा ज्यादा होती है, थोड़ा सीवियरिटी इसकी थोड़ा ज्यादा हो जाती है, तो इसलिए थोड़ा सा, क्योंकि बच्चे थोड़ा घर के अंदर ज्यादा रहेंगे तो उसमें ज्यादा उनको होता है, तो उसमें थोड़ा उसके अंदर थोड़ा सा दिक्कत वाली बात हो जाती है उनके अंदर थोड़ा। जी, हमारे श्रोता है विशाल मल्होत्रा, सिरसा हरियाणा से। इन्होंने लिखा है कि घर के अंदर मच्छर को मारने के लिए अगर हम स्प्रे यूज करते हैं तो ये उपयुक्त होगा? देखिए, बिल्कुल सही बात है। मैं इसमें मगर एक चीज कहना चाहूंगा, आप यदि घर के अंदर जो भी स्प्रे करेंगे तो वो एडल्ट मॉस्किटो जो वयस्क मच्छर है उसको खत्म करेगा, मगर रोग की जड़ जो है आप उससे देखें कि मच्छर कहाँ पैदा हो रहे हैं। जब तक आप उस रोग की जड़ को खत्म नहीं करेंगे, तो क्योंकि आपने आज तो एडल्ट मॉस्किटो मार दिया स्प्रे करके, मगर कल को जहां मच्छर पैदा हो रहा है, जिस जगह पैदा हो रहा है, अगर आपने वो सोर्स खत्म नहीं किया, वो फिर दोबारा मच्छर वहां पैदा होकर आएगा। तो आप घर और घर के आसपास जरा देखें कहां पर मच्छर पैदा हो रहे हैं, आप उस सोर्स को खत्म करें। इसको हम बोलते हैं सोर्स रिडक्शन। ना रहे बांस ना बजे बांसुरी, आप रोग की जड़ों को खत्म करो ना, कि कहां मच्छर पैदा हो रहे हैं वो देखो, वो जगह पहले आप देखो कहां पर मच्छर पैदा हो रहे हैं, उस जगह को खत्म करो। नेहा लिख रही है मुंबई से, डॉक्टर साहब कि डेंगू पेशेंट्स को क्या खाना चाहिए? व्हाट शुड बी द डाइट ऑफ डेंगू पेशेंट्स? सब कुछ थोड़ा तो आपने बताया था, पानी का इंटेक। और देखो, एक चीज खासतौर से ध्यान रखिए, क्योंकि जब भी बुखार ज्यादा हो, कभी ये जरूरी नहीं कि इसी डेंगू फीवर में, कभी भी यदि फीवर ज्यादा होता है तो शरीर में पानी की कमी होती है, क्योंकि जब फीवर ज्यादा होगा तो कहीं ना कहीं हमारा एक मुख्य उद्देश्य होगा कि अपने आप को वेल हाइड्रेटेड रखें, पानी की प्रचुर मात्रा अपने शरीर में बनाए रखें। तो पहली चीज तो यह है कि नियमित रूप से पानी और या तरल पेय पदार्थों का सेवन करते रहें। प्लस जो हृष्ट-पुष्ट बनाने वाली चीजें हैं, जैसे जो घर की चीजें हैं, जैसे हमें याद है हमारे जो बचपन में डॉक्टर थे, तो फैमिली डॉक्टर थे, कुछ भी चीज हो बोलते खिचड़ी, दलिया, खिचड़ी, दूध, चाय, ये जरूर लेने। मतलब उनका कहना ये था कि कुछ ना कुछ खाते रहो मगर भूखे मत रहो। और खाने के लिए भी जरूरी नहीं कि आप बाजार की चीजें, घर की बनी हुई जो बिल्कुल सेहतमंद चीजें हैं वो सब लेते रहें। तो ये थोड़ा ध्यान रखिए कि कभी खाना कम नहीं करना है और पीने के लिए तरल पेय पदार्थों का सेवन करते रहें लगातार। जी, दिल्ली से परिधि लिख रही हैं कि क्या डेंगू होने की वजह से कोई लॉन्ग टर्म हेल्थ कॉम्प्लिकेशन भी हो सकते हैं? क्या ऐसा होता है कि एक बार डेंगू हो गया या बिगड़ गया उसका रूप तो वो ताजिंदगी उससे कुछ होता रहे नुकसान? परिधि जी, देखिए, वैसे तो अभी वो विकराल रूप जो होता है, वो जो इस तरह का विकराल रूप जो होता है डेंगू का, वो थोड़ा देखने का इतना वो नहीं मिलता देखने का वो, क्योंकि यदि आप उसको समय पर डेंगू को कंट्रोल कर लें, क्योंकि कई दफे क्या होता है, जो डेंगू के अगर एक स्टेज आती है जिसको बोलते हैं डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन, उसमें शरीर में कहीं ना कहीं किसी अंग के अंदर कई दफे गैंग्रीन या कुछ इस तरह की चीज हो सकती है, या कोई शरीर का कोई अंग थोड़ा वैसा हो सकता है। मगर वो एक स्टेज अगर आप सही तरह से अगर डेंगू के मरीज का इलाज हो रहा है तो उसमें वो सब चीजें नहीं होती हैं। वैसे रूटीन में कोई ऐसा उसका ये नहीं कि आफ्टर लॉन्ग टर्म आफ्टर इफेक्ट्स ऐसे कुछ नहीं होते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रश्न करने के लिए। उम्मीद है आपको प्रश्न के जवाब मिल गए। और हमारे एक श्रोता फोन लाइन पर। हेलो शालिनी मैडम नमस्कार। नमस्कार। हाँ, जीआर चट्ठा बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। नमस्कार, प्रश्न करें सर। डॉक्टर साहब, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कोविड के लिए वैक्सीन बनी थी, तो क्या डेंगू के लिए भी कोई वैक्सीन बनाने का प्रयास किए जा रहे हैं? दूसरा, डेंगू का वो खत्म करने के लिए लोकल अथॉरिटीज स्प्रे करती हैं, तो वो उसका जो स्प्रे का जो धुआं होता है वो आम आदमी के लिए कितना हार्मफुल होता है? बहुत अच्छा जी, आपने बहुत अच्छी चीज पूछी। दोनों प्रश्न आपके बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। आपने पहला प्रश्न पूछा कि जैसे कोविड के लिए वैक्सीन है, क्या इसके लिए कोई वैक्सीन है कि नहीं है। 3 देश हैं जहां पर कोविड की वैक्सीन ऑलरेडी लग रही है, मगर वो हमारा देश इसमें शामिल नहीं, मगर वहां पर वो अभी ट्रायल बेसिस पे। हमारे देश में वैक्सीन में हम उम्मीद करते हैं कि 2026-27 तक
शायद हम वैक्सीन शायद उसको कुछ देशों में डेंगू की वैक्सीन वो अभी मगर लग रही है, मगर वो काफी समय से उनके, मगर वो अभी हिंदुस्तान में अभी वो नहीं आई है। हमारे यहाँ कुछ ट्रायल चल रहा है, ट्रायल स्टेज में है, और उम्मीद है कि 2026-27 तक ये वैक्सीन शायद हमारे को उपलब्ध होगी। दूसरी चीज आपने बोली स्प्रे के बारे में। देखिए जो स्प्रे है, जो हम जिसको फॉगिंग बोलते हैं, फॉगिंग जो असर करता है एडल्ट मॉस्किटो के ऊपर, जो वयस्क मच्छर होता है, जो उड़ता है मच्छर, उसके ऊपर असर करता है। उसके कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। फायदे ये हैं कि वो जो एडल्ट मॉस्किटो है उसको खत्म कर देता है, और एडल्ट मॉस्किटो खत्म हो जाएगा तो जाहिर सी होता है फिर उसका एक टेम्परेरी इफेक्ट तो रहता है। मगर उसका एक नुकसान ये भी है कि उसमें फॉगिंग में डीजल या केरोसिन का इस्तेमाल होता है, तो कुछ ना कुछ जो सांस के मरीज होते हैं उनको थोड़ा सा नुकसान कर सकता है वो। दूसरा एक और चीज है कि उसमें फॉगिंग में कई सारी चीजों को थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। उस समय कहीं हवा तेज ना चल रही हो। दूसरा, लोग अपने घर की खिड़कियां दरवाजे खुले रखें ताकि वो फॉग जो है या धुआं जो निकालते हैं वो घर के अंदर तक प्रवेश कर सके। लोग क्या करते हैं कि जब फॉगिंग होती है तो उस समय बल्कि और घर के अपने दरवाजे बंद कर देते हैं कि बाहर के मच्छर कहीं अंदर ना जाए, जबकि फॉगिंग में तो उद्देश्य होता है कि जितने मच्छर हैं सब पे उसका असर हो। तो ये थोड़ा जानकारी इसके लिए जरूरी है लोगों को। मगर फिर भी मुझे उससे ज्यादा अच्छा लगता है, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूं, सोर्स रिडक्शन, कि जहां ये मच्छर पैदा हो रहे हैं हमारा उद्देश्य उस तरफ होना चाहिए। डॉक्टर साहब, एक हमें प्रश्न आया है कि क्या ट्यूबलाइट, जैसे आपने कहा दिन में काटता है ये मच्छर, तो क्या ट्यूबलाइट की रोशनी डेंगू के मच्छर को काटने के लिए लाइट का काम करती है क्या, ये पूछ रहे हैं। ये माना जाएगा कि लाइट है? मैं इस बारे में अपना व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूँ। मैं अपने मेडिकल कॉलेज में अपने स्टूडेंट्स को हम पढ़ाते हैं, तो उनको कई बार उनको जानकारी देने के लिए कि उनके घर में कौन से मच्छर पैदा हो रहे हैं तो वो जरा इकट्ठा करके लाओ, तो उनको मैं ये थोड़ा बताता था कैसे मच्छर इकट्ठा करने हैं। तो उनको बोलता था पूरे कमरे के सारे खिड़की दरवाजे बंद करके एक मॉस्किटो मैट जलाओ, उसको धुआं करो और एक लाइट खुली छोड़ दो, तो सारे मच्छर उस धुएं की तरफ आकर्षित होंगे, उस लाइट की तरफ आकर्षित होंगे, धीरे धीरे बेहोशों के नीचे गिर जाएंगे। अब वो उसमें इकट्ठे करके लाओ, अगले दिन उनको हैंड लेंस से आप आइडेंटिफाई करो। हम वो उनको सिखाते हैं कैसे आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा मॉस्किटो है। तो ये जो प्रश्न है कि क्या वो ट्यूबलाइट की रोशनी वो मच्छरों को रोकने के लिए सही है कि नहीं है। देखिए, जो भी कहीं भी कोई डार्क जगह होगी वो मच्छर वहां पर आराम करता है। रात के समय तो वो वैसे ही आराम करता है, दिन के समय वो काटता है, और दिन में भी जो अर्ली मॉर्निंग है, सुबह का समय या शाम का समय, शाम से थोड़ा पहले या दिन में कभी भी वो काटेगा। तो कहीं रोशनी अगर थोड़ा अंधकार होगा तो वहां पर वो, जहां अगर आपका शरीर कहीं खुला होगा, एक्सपोज पार्ट होगा, उसमें वो काटेगा। ट्यूबलाइट की रोशनी हो या बल्ब की रोशनी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर अंधेरा कहीं भी है तो वो वहां पर रहेगा और काट जाएगा। जी। तो हमारे श्रोता लगातार हमसे जुड़ रहे हैं फोन लाइन के माध्यम से भी और मैसेज के माध्यम से भी। अभी थोड़ा समय बाकी है, आप हमें प्रश्न कर सकते हैं 23421080, 23421084। दिल्ली के बाहर के श्रोता 0110 जरूर लगाएं। व्हाट्सएप नंबर है 9868107070। हमारे श्रोता हमें और मैसेज और फोन कर रहे हैं, लेकिन मेरा एक प्रश्न है कि आपने बताया कि इसको पूरी तरह से इस पर काबू पाने के लिए, डेंगू पर हमें मच्छरों पर काबू पाना होगा, तो क्या ये जो वेक्टर कंट्रोल मेजर्स क्या क्या हैं और कैसे इसको फॉलो किया जाए, प्लीज बताएं। हाँ शालिनी जी, मैं इसको संक्षेप में ये थोड़ा 4 हेडिंग्स में थोड़ा इसको कवर करना चाहता हूँ। देखिए, एक तो सबसे जो भी डेंगू का मच्छर है, डेंगू से बचाव अगर आप कहें तो डेंगू से बचाव के 4 विभिन्न तरीके हैं। सबसे पहला है आप अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा कैसे करते हैं, पर्सनल प्रोफाइलेक्टिक मेजर्स। उसमें यह है क्योंकि बरसात और बरसात के बाद के मौसम में जबकि वातावरण में ऑलरेडी आर्द्रता काफी ज्यादा होती है, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है, तो मैं समझ सकता हूं उस टाइम में पूरे शरीर को वो ढके हुए कपड़े पहनना बड़ा डिफिकल्ट काम होता है। मगर कोशिश करें कि फुल स्लीव्स क्लोथ पहने, अपने शरीर को थोड़ा ढक कर रखें। और अगर वो संभव नहीं है तो मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम्स जो होती हैं, जो आप लगाते हैं जिसमें मच्छर आपके ऊपर ना आए, वो क्रीम्स बाजार में उपलब्ध होती हैं, वो लगा सकते हैं। दिन में यदि सोते हैं तो दिन में बेड नेट्स वगैरह ये मच्छरदानी का प्रयोग करें, स्पेशली बच्चों के लिए खासतौर से। कमरे में, जिस कमरे में भी आप काम करते हैं या रहते हैं, वहां पर कोई ना कोई मॉस्किटो रिपेलेंट आपके कॉइल्स वगैरह होती हैं या जो प्लगीज आते हैं वो इस्तेमाल करें। दूसरा तरीका है कि आप मच्छर, जहां आपको लग रहा है कि मच्छरों का पानी बहुत इकट्ठा होता है, जहां पानी बहुत ज्यादा इकट्ठा है, वहां कहीं ना कहीं लार्वा पैदा ना हो पाए, ताकि मच्छर वहां पे अंडे ना दे पाए। तो उसके लिए जरूरी है, जैसे आपको बताया भी गया हो, कि सप्ताह में एक बार अपने कूलर को ड्राई रखें। वो इसलिए बोलते हैं कि क्योंकि जो मॉस्किटो जो पैदा होता है उसका पूरा चक्र 7 दिन का होता है,
अंडे से लेके उसके एडल्ट बनने तक 7 दिन का समय होता है। तो हफ्ते में 1 दिन जहां पे पानी आपका इकट्ठा होता है उन बर्तनों को साफ कर रखें। एक और चीज है, इस मच्छरों के जो एडिस के जो अंडे होते हैं वो अगर 1 साल तक भी अगर उसमें कहीं अगर चिपके रहे, 1 साल बाद यदि उनको पानी मिला तो फिर दोबारा वो पूरा मैच्योर हो सकते हैं। तो इसलिए उसके अंडे 1 साल तक सर्वाइव कर सकते हैं, डेंगू के जो अंडे होते हैं। तो इसलिए जरूरी है कि जो वाटर कंटेनर है उनको आप सप्ताह में एक बार पूरा ड्राई करके साफ करके रखें। और अगर आपको लग रहा है जिनको आप इकट्ठा जिनको साफ करके नहीं रख सकते हैं, या जो उसमें अगर फॉर एग्जाम्पल कोई तालाब है या कोई ऐसी जगह जहां पानी इकट्ठा रहता है, तो वहां पर पानी के अंदर मॉस्किटो लार्विसाइड ऑयल होता है या दवाई आती है एबेट वगैरह, उसमें वो डाल सकते हैं, वो सरकारी सिस्टम में उपलब्ध होती है। तो ये थोड़ा जरूरी है। या जैसे आप देखेंगे जैसे इंडिया गेट है, इंडिया गेट के आसपास वाटर काफी सारे वो हैं, बोट क्लब वगैरह है, वहां पर गेम्बूशा फिश या गप्पी फिश उसमें डाल देते हैं, वो जो है लार्वा को खा जाती है। और तीसरा सोर्स रिडक्शन, कहीं भी जहां आप कहीं भी पार्क में जा रहे हैं, लग रहा है कहीं भी घूम रहे हैं, जहां कहीं आपको लग रहा है कि आपको मच्छर पैदा हो सकता है, दिख रहा है कोई ऐसा बर्तन जिसपे कि इकट्ठा कुछ पानी इकट्ठा हो रहा है, उसको खत्म करें, उसको पैर से लुढ़का दें। जैसे हम अपने यहाँ, मैं जिस बड़े कॉलेज में हूँ लेडी हार्डिंग में, हम स्टूडेंट्स को जानकारी देते हैं कि जहां कहीं वो जब कभी राउंड लेते हैं, कहीं भी कोई लग रहा है कि कहीं पानी इकट्ठा दिख रहा है, कोई पेप्सी कप पड़ा हुआ है, कोई कप पड़ा हुआ है जिसमें पानी इकट्ठा है, कोई ऐसी चीज पड़ी है उसमें लग रहा है पानी इकट्ठा, तो पैर से उसको उड़ाल दो, उसको क्रश कर दो, तो ताकि वो खत्म हो जाए। और सबसे बड़ी चीज लोगों को जानकारी देना इस बारे में, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये सब चीजें जरूरी हैं तो इसमें वेक्टर कंट्रोल मेजर्स के लिए। जी हमारे एक श्रोता ऑनलाइन पर हैं, देखें क्या पूछना चाहते हैं। हेलो, मैं बोल रहा हूँ किशन, दिल्ली से। जी अपना प्रश्न करें। मेरा प्रश्न ये है कि मच्छर जो बुजुर्ग लोगों को ज्यादा काटती है, छोटे बच्चों किसको ज्यादा काटते हैं जानना चाह रहे हैं, बच्चों को कि बुजुर्गों को? जी किशन जी, मेरे को कम काटते हैं, बच्चों को मैं देखता हूँ ज्यादा काटते हैं। किशन जी देखिए, ऐसा मच्छर ना तो उम्र देखता है, ना ये देखता है कि वो मर्द है या स्त्री है जिसको काट रहा है। वो मच्छर तो सिर्फ ये देखता है, अगर वो मनुष्य का खून पिएगा तो वो सिर्फ देखता है मनुष्य है कि नहीं, वो किसी का भी इसके लिए कोई डिमार्केशन नहीं कि बच्चों को ज्यादा काटता है। मगर हाँ, कि उसका विकराल रूप किसमें ज्यादा होता है वो थोड़ा देखने वाली बात है। तो इसलिए जरूरी यह है कि हर कोई अपने आप को उससे बचा के रखे, मच्छरों को काटने से बचाए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रश्न करने के लिए। और हमारे और श्रोता, समय तेजी से आगे बढ़ रहा है और 4 बजे तक डॉक्टर साहब स्टूडियो में रहेंगे। अगर आपको डेंगू से संबंधित कोई भी प्रश्न करना है तो यही समय है, इसी टाइम आप फोन कर सकते हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, अभी आपने बताया, विस्तार से बताया किस तरह से वेक्टर कंट्रोल मेजर्स हैं, मच्छरों को कैसे खत्म किया जा सकता है और किस तरह से करना चाहिए, कौन कौन से तरीकों से। ये भी बताएं कि अगर गर्भवती महिला है, कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, उसको अगर डेंगू हो जाता है तो कुछ खास सावधानियां लेनी होती हैं। देखिए, गर्भवती महिला को थोड़ा सा ये बहुत जरूरी है कि उनको, ये थोड़ा हाई रिस्क कैटेगरी में आ जाती हैं गर्भवती महिलाएं जो होती हैं, क्योंकि जो डेंगू इन्फेक्शन है, स्पेशली जब कभी बच्चा डिलीवरी के टाइम में बच्चे से माँ से बच्चे में भी ये इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा ये सब चीज थोड़ा गर्भवती स्त्री को खासतौर से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कहीं भी डेंगू के कोई कॉम्प्लिकेशंस होंगे वो दोनों पर, माँ पर और बच्चे पे, दोनों पे उसका इफेक्ट आता है। माँ को यदि गर्भवती स्त्री को होता है तो कहीं ना कहीं उसके बच्चे का डेवलपमेंट, जो इंट्रायूट्राइन डेवलपमेंट होता है, उसके ऊपर उसका असर आता है। और डॉक्यूमेंटेड है कि कहीं ना कहीं उसका वो इन्फेक्शन बच्चे में भी, न्यूबॉर्न बेबी में भी उसका इन्फेक्शन पहुंच सकता है। तो इसलिए गर्भवती महिलाओं को तो खासतौर ध्यान रखना चाहिए। और दूसरा एक और चीज मैं थोड़ा बताना भूल गया, सबसे ज्यादा जरूरी है कि घर में यदि कोई भी व्यक्ति जिसको भी इन्फेक्शन है, जिसको लग रहा है कि उसको डेंगू हो गया है, बहुत जरूरी है कि उस व्यक्ति को मच्छरदानी के अंदर रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं, क्योंकि वो जो व्यक्ति है जिसको भी डेंगू हुआ है, तो उससे अगर मच्छर काटेंगे तो वो कहीं ना कहीं मच्छर काट के दूसरों को फैलाएगा। तो जरूरी है कि उस व्यक्ति को तो कम, इसलिए हॉस्पिटल में जब भी कभी आउटब्रेक होता है, हॉस्पिटल में डेंगू वार्ड सेपरेट बनाते हैं जिसमें सभी मरीजों को मच्छरदानी में लिटाया जाता है। तो इसलिए उनको एक तरफ इस तरह से आइसोलेट करना, इन द सेंस कि उनको मच्छरदानी में रखें ताकि वो दूसरों के लिए सोर्स ना बने, दूसरों को मच्छरों के मच्छर अगर उन्हें काटेगा तो किसी और को फैला सकता है, वो सबको फैलाएगा। जी अभी हमारे जो श्रोता इससे पहले हमारे साथ जुड़े थे वो जानना चाह रहे थे कि बच्चों को ज्यादा काटता है कि बड़ों को, कुछ ऐसा, वो आपने बताया ऐसा नहीं है। लेकिन ये जरूर है डॉक्टर साहब कि कोई लोग ज्यादा प्रोन होते हैं, उसकी परेशानी होती है, उसको डेंगू का जो एक स्टेज होती है शायद वो
उनको ज्यादा इफेक्ट करता है, तो उनमें से कुछ लोग होते हैं जो ओल्ड एज के हैं या जिनकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है या ये आपकी बात सही, जो स्पेशली जो भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड लोग होते हैं, जिनकी इम्यूनिटी, जिनकी रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम होती है, बुजुर्ग लोग हैं, तो जाहिर सी बात है उन लोगों में तो ये सही बात है कि उनमें थोड़ा सा सब चीजें, उनका किसी यही नहीं, कोई भी उनको बीमारी होगी तो उसका विकराल रूप उनके अंदर ज्यादा परिलक्षित होगा। तो ये तो थोड़ा सही है कि इस तरह के लोगों में थोड़ा सावधानी उनको ज्यादा बरतनी होती है। जी। हमारे एक श्रोता है, इन्होंने लिखा है कि क्या ऐसा होता है डॉक्टर साहब कि कोई स्पेसिफिक ब्लड ग्रुप होता है जो खून जिनका जो अट्रैक्ट करता है, तो ये अगर आप बताना चाहें डॉक्टर साहब। तो ऐसा डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तो इस तरह की बात अभी तक कुछ प्रूव नहीं हुई है। अच्छा, एक डॉक्टर साहब ये हमारे पास प्रश्न आया है, रज्जन लाल जी लिख रहे हैं, फार्म हाउस में रहते हैं और इन्होंने लिखा है कि मैं दिल्ली के पास में एक फार्म हाउस में रहता हूँ, बारिश में बहुत बढ़ जाते हैं मच्छर यहाँ पर, तो मैं क्या करूँ? कुछ तो आपने बताया है, लेकिन कुछ शॉर्ट में बताना चाहें तो समय बहुत कम है, तो हम देखिए रज्जन लाल जी, यही मैं शुरू से इस बात को बता रहा हूँ कि मच्छर जो है बरसात और बरसात के मौसम बाद का मौसम, ये दोनों मौसम ऐसे हैं जिस समय, क्योंकि टेम्परेचर उनको अच्छा खासा मिलेगा और ह्यूमिडिटी बहुत अच्छी मिलेगी, उसमें तो पैदा हो गई होगा। तो मच्छर जहां बरसात, ये तो मच्छर ही मौसम बरसात का ही प्राणी है, बरसात या बरसात के बाद का प्राणी है, तो इसलिए तो जहाँ बरसात हो गई तो, और आप फार्म हाउस आप बता रहे, फार्म हाउस में आप रहते हैं, तो फार्म हाउस में तो आसपास कहीं भी अगर पानी इकट्ठा होगा तो जाहिर सी बात है फिर तो ये होगा। तो बहुत सफाई रखनी है आपको, और बारिश आने से पहले ही आप पूरा ऐसा इंतजाम कर लें कि बारिश का पानी जमा ना हो कहीं पे। डॉक्टर साहब, हम जब बात कर रहे थे तो हम आपने अपनी बात में भी कहा कि जनता का सहयोग बहुत जरूरी है इस मिशन में कि हम डेंगू मुक्त हों, तो आप क्या कहना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को? हमारे बहुत सारे श्रोता आज सुन रहे हैं, आपसे प्रश्न भी कर रहे हैं, क्या सहयोग की उम्मीद करते हैं, क्या भागीदारी की उम्मीद करते हैं आप? देखिए, एक सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम हर चीज के लिए, हम किसी भी चीज के लिए सरकार की तरफ निगाह मारते हैं, सरकार की तरफ देखते हैं कि ये तो सरकार की जिम्मेदारी है, मगर कहीं ना कहीं किसी भी समस्या के निपटान के लिए, खासतौर से इस तरह की बीमारी जो होती हैं, उसमें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, जनता का सहयोग बहुत जरूरी है। जनता का सहयोग आइडेंटिफाई करने में कि क्या समस्या है, क्या उसके कारण है, और उसमें वो क्या सहयोग दे सकते हैं। आपको मालूम होगा कि जब भी कभी बरसात के टाइम में, उसके बाद में खुद जो सिविक एजेंसीज हैं, एमसीडी, एनडीएमसी, ये सब ऑलरेडी कहीं भी आपके यहाँ घर के आसपास कहीं कूलर में या कहीं मच्छर पैदा होते हैं तो आपके आसपास आ जाते हैं, आपको चालान काटना शुरू करते हैं, क्योंकि वो एक लीगल ऑप्शन बचता है अगर किसी घर में अगर मच्छर पैदा होते हैं तो। मगर ये मौका आना ही क्यों चाहिए? ऐसा हो ही क्योंकि कोई चालान काटे आके आपके घर पर? हम क्यों नहीं स्वयं ही जिम्मेदारी लेते हैं? और दूसरा एक और चीज है इसमें, मैं बहुत समय पहले कहीं एक बाहर गया था इस डेंगू सिलसिले में ट्रेनिंग लेने के लिए, तो वहां पे मैंने बहुत अच्छा प्रयोग देखा। उन्होंने स्कूल के बच्चों को इस्तेमाल किया डेंगू को कंट्रोल करने के लिए। उन्होंने क्या किया, उन बच्चों को, इवन दिल्ली में भी ये किया गया था प्रयोग, बच्चों को डेंगू कार्ड उनको दे दिया गया, कार्ड दे दिया गया, उनको अपने घर के आसपास के 50 घर जाके वो चेक करेंगे कहाँ कहाँ मच्छर पैदा हो रहे हैं, और जिस किसी के घर में मच्छर है तो वो जानकारी अस्पताल देंगे, उनको अध्यापकों को आके देंगे, और फिर वहां पे वो सिविक एजेंसी में आके एंटी मॉस्किटो मेजर्स करती थी। तो इस तरह से बच्चों को, स्कूल के बच्चों को इसमें शामिल करना, या गृहिणियों को इसमें शामिल करना, क्योंकि वो कहीं न कहीं महिला समिति बना के लोगों के घरों में जा जाकर देखें कहां मच्छर पैदा हो रहे हैं, कौन कौन से ब्रीडिंग साइट से जहां मच्छर पैदा हो रहे हैं। ये सभी का सहयोग इसमें जरूरी है। लोगों को जानकारी, लोगों को जागरूक होना बहुत जरूरी है कि वो उनका कर्तव्य है, वो कैसे इस समस्या को खत्म, क्योंकि ये एक बीमारी ऐसी है कि यदि एक बार आउटब्रेक हुआ, कभी भी ये एपिडेमिक की फॉर्म में कभी हुआ, सिर्फ और सिर्फ नेचुरल या प्राकृतिक तरीका ही है जबकि ये खत्म हो सकती है। यानी कि बरसात या जैसे मई या जून जुलाई में शुरू होती है ये बीमारी, और अगर आउटब्रेक यदि हुआ तो फिर ये नवंबर दिसंबर तक पीक होता है, फिर दिसंबर के बाद जब मौसम बदलता है तभी अपने आप ही खत्म होती है। तो ये एक बार यदि आउटब्रेक हुआ तो ये अपने आप ही कंट्रोल होता है, उसमें फिर ज्यादा कंट्रोल करने का फिर स्कोप ज्यादा रहता नहीं। तो इसलिए कहीं ना कहीं ऐसा किया जाए कि ये आउटब्रेक हुई ना, कभी भी डेंगू फैले ना, ये सभी का इसमें सहयोग बहुत जरूरी है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात डॉक्टर साहब बोली कि सभी का सहयोग जरूरी है। हम अगर डेंगू मुक्त होना चाहते हैं तो हमारे सारे श्रोताओं का, और जितने भी लोग हैं इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और जो नहीं सुन रहे हैं, उन तक भी ये मैसेज आप पहुंचा सकते हैं कि इस तरह की बात आपने सुनी है आकाशवाणी पर, रेडियो डॉक्टर पर, और ये बहुत जरूरी है। पर एक जिम्मेदारी और है डॉक्टर साहब मेरी, मैंने अभी श्रोताओं को प्रॉमिस किया था कि आप गाना सुनाएंगे तो वो जिम्मेदारी मुझे पूरी जरूर करनी है रेडियो डॉक्टर खत्म हो उससे पहले, और समय बहुत कम रह गया, तो आप प्लीज कुछ तो गुनगुना दीजिए, आप इतना अच्छा गाते हैं।
बड़ा आपने मुझे बड़े पेश में डाल दिया। नहीं, आपको तो बहुत सारे गाने आते हैं। आप ये मन्ना डे वाला गाना आप बोल रहे थे कि आप मन्ना डे जी वाला सुनाएंगे। अच्छा। तो यही गाना सुने, जीवन से लंबे। जीवन से लंबे हैं बंधु ये जीवन के रास्ते, ये जीवन के रास्ते, जीवन से लंबे हैं बंधु। सच है, जीवन से लंबे हैं जीवन के रास्ते। और इस वादे के साथ कि हम फिर होंगे आपके साथ, आज का समय समाप्त हो रहा है रेडियो डॉक्टर का। धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर एस.के. रसानिया, डायरेक्टर एंड प्रोफेसर कम्युनिटी मेडिसिन, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली को, कि आप स्टूडियो में आए और आपने इतने सारे प्रश्नों का डॉक्टर साहब जवाब दिया हमारे श्रोताओं का। मैं भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, अपने श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ मुझे आमंत्रित करने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। और इसी तरह से जुड़ते रहिए रेनबो के साथ, जुड़ते रहिए रेडियो डॉक्टर के साथ, और आप सुनते रहिए ये आपका कार्यक्रम। आप हमें कुछ लिखना चाहते हैं तो healthai.delhi@gmail.com पर लिख सकते हैं। स्वीकार करें शालिनी मित्तल का नमस्कार। अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।